पिछले कुछ दिनों से खबरों को देखें तो सर्वाइकल कैंसर बार बार सामने आ रहा है, चाहे वो सरकार की कोशिश हो कि किशोरियों को वैक्सीनेशन दिया जा सके इससे जुड़ा हुआ, ताकि सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम हो, या फिर दूसरी जुड़ी हुई खबरें सामने आई हों। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सब ये जानें कि आखिर सर्वाइकल कैंसर है क्या, और ये कैसे होता है, और इससे आप कैसे बच सकते हैं, और ये खतरे की चीज क्यों है। और इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं। डॉक्टर रमा जोशी हैं, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनी ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल की। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। तो वेलकम मैम, शुक्रिया सबसे पहले हमसे थैंक यू। बात करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर जोशी, जब हम बात करते हैं सर्विकल सर्वाइकल कैंसर की, तो ये कहा जाता है कि भारत में खास तौर पर यह खतरा ज्यादा है। तो पहले तो ये समझाइए कि ये कैंसर होता क्यों है, क्या है, और भारत में क्यों इसका खतरा ज्यादा है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो शुरुआत जिसकी होती है सर्विक्स में। और सर्विक्स जो है वो यूट्रस का यानी गर्भाशय का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो वेजाइना में प्रोजेक्ट करता है, उसको कहते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स का जो कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। और दुनिया में जो इसके सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो मोर देन 6 लाख विमेन आर डायग्नोज्ड ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मतलब ग्लोबली जो है 6 लाख विमेन आर डायग्नोज्ड, और उसमें से इंडिया में ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो अराउंड 1,24,000 ऑफ द विमेन, उनमें जी। एक्चुअली इसका डायग्नोसिस प्रति वर्ष होता है। और ये सर्वाइकल कैंसर जब डायग्नोज होता है, और ये अगर हमारी स्टैटिस्टिक्स है तो हम ये अगर जानें कि इस कैंसर से जो मृत्यु दर है स्पेशली महिलाओं में, वो है 1,24,000 में डायग्नोसिस, और 77,000 विमेन आर डाइंग ऑफ दिस डिजीज। मतलब उनमें आई थिंक वो इस कैंसर से जो है वो अपनी जिंदगी हम्म। गंवा। तो ये जो एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम है वो एक उस तरह के कैंसर की है जो एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। और दुनिया में इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करती है कुल मिला के मोर देन 1/5 टोटल सर्वाइकल कैंसर जो बर्डन है वो हमारे हिंदुस्तान में है। तो इस तरह अच्छा, से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी कंट्री से है। पर तो इसके इस पीछे वजह क्या है कि हिंदुस्तान की ही महिलाओं को ज्यादा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कोई स्टडी हो पाई है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है, और ये हम्म। एस्टैब्लिश हो चुका है कि ये इसका कारण जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस होता है जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। और इसके लिए एक्चुअली पूरे एफर्ट्स बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनमें काफ़ी पहले से हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है। वहाँ पे कुछ इस तरह के स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंपल्सरी हैं। ये कह सकते हैं कि हर महिला सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ऑलमोस्ट 2 साल के बाद में अपनी स्क्रीनिंग करवाती रही है पिछले कई सालों में। और उसकी हम्म। वजह से प्री कैंसरस जो कंडीशन होती है उसमें इस कैंसर को पकड़ लिया जाता है, और उसका पूरी तरह से जब इलाज हो जाता है तो वो सर्वाइकल कैंसर से बच जाती हैं। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें सर्वाइकल कैंसर जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। और यहाँ जी। पे डू नॉट हैव प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, और प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन के लिए जो भी एफर्ट्स हैं वो अब तक आई थिंक केवल एक तरह से कहेंगे कि उसको अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से होता रहा है। हमारे देश में इसके लिए कोई विशेष एक्चुअली किसी तरह का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें कहीं कोई एचपीवी वैक्सीनेशन का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था अब तक। और हम्म। इसका जो प्रिवेंशन है उसके लिए अब सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए एचपीवी वैक्सीन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है
वो वायरस जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम एक तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंशन का कदम प्रॉपर तरीके से उठाया जाए, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की जो ओवरऑल स्क्रीनिंग है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसमें अपॉर्चुनिस्टिक जो भी स्क्रीनिंग है, दैट्स मात्र 29%। दिस इज़ व्हाट ये बात मैम मैं आपकी मानती हूँ, और उसमें कहीं ना कहीं ये वजह भी आ जाती है कि हमारा देश गरीब है, और कहीं ना कहीं महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार में हर किसी के स्वास्थ्य के बाद आता है। तो जाहिर तौर पर स्क्रीनिंग तो एक ऐसी चीज है, हमारे यहाँ तो उपचार नहीं मिल पाता महिलाओं को, स्क्रीनिंग तो बहुत दूर की बात है। पर ऐसे में अगर ये वैक्सीनेशन दी जाती है, तो खास तौर पे गरीब तबके की महिलाओं के लिए अगर इसको सरकार की तरफ से इस पर जोर दिया जाता है, इसका कोई एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया जाता है, किशोरियों को ये दी जाती है, तो इसका क्या असर आप देखती हैं आगे? इसका बहुत अच्छा असर होगा, क्योंकि ये जो एचपीवी वैक्सीन है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब हम एडोलेसेंट गर्ल्स को दें, जिनकी उम्र जो है वो करीब 9 से 14 साल हो, यानी 15 वर्ष से कम आयु हो, पर 9 साल से ज़्यादा हो। तो इसकी जो इम्यूनिटी है और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो सबसे ज़्यादा होती है। इट्स मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है अगर सपोज़ हम इस एज ग्रुप में देते हैं तो। हम्म। उसके बाद में भी 27 वर्ष तक की महिलाओं को ये दिया जा सकता है, उसमें भी इफ़ेक्टिविटी पूरी तरह से होती है, पर नंबर ऑफ डोज़ेज़ जो वैक्सिनेशन की चाहिए, वो बढ़ जाती हैं। 15 साल हम्म। की आयु से कम में हमें 2 डोज़ेज़ चाहिए होती हैं इस वैक्सीन की पूरी तरह से इफ़ेक्टिविटी के लिए, और और उसके बाद में हमें 3 पर डोज़। डोज का क्या खर्चा होता होगा मैम? थोड़ा एक रेंज अगर हमारे आइडिया। हमारे यहाँ पे जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, अब तक एक्चुअली जो है वो कुछ वैक्सीन्स थे जिसका कि जो वैक्सीन बनाए जाते थे बाहर, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट होता था और वो वैक्सीन काम में आते थे। बट एक बहुत ही अच्छी बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हमारे देश में खुद ये वैक्सीन बनाया है। सर्वावैक नाम से ये वैक्सीन आता है। ये हमारे लिए कंपैरेटिवली, इसकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, और हम्म। अगर इसका इसका एक्चुअली यूज़ ज़्यादा होगा दिन पर दिन, तो ये कॉस्ट जो है वो और भी कम हो जाएगी, बिल्कुल। और उसकी वजह से कई महिलाएँ और जो कि नहीं ले पा रही हैं, वो ले पाएँगे। बट ये जो, अगर हम किशोरियों को एक्चुअली एक टारगेट, यू कैन से एक टारगेट बना के चलते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो इफ़ेक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और 9 से 14 साल की जो किशोरियाँ हैं, उनको अगर हम देते हैं ये सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन कहूँगी मैं इसको, दैट इज़ एचपीवी वैक्सीन, तो हमें इसका बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ साल हमें बता पाएँगे कि हमारे यहाँ पे इंसिडेंस जो सर्वाइकल कैंसर का है, वो काफ़ी कम हुआ है, उससे होने वाली जो मृत्यु दर है, वो भी काफ़ी कम है। इसका जो इफ़ेक्टिविटी होती है इस एज में, इट इज़ प्रोटेक्टिंग अराउंड से अबाउट 92 टू 97%। हम्म। आई थिंक इतना प्रिवेंशन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, एंड ये एक बहुत ही अहम कदम होगा अगर सपोज़ हम जो भी यंग गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको ये वैक्सीन देते हैं इस उम्र में। बिल्कुल। मैम ये जानना चाहेंगे कि इस वैक्सीन को देने से और इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाने, इसके लिए कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करने से ऐसे कोई एग्जांपल्स दूसरे देशों में देखे गए हैं जहां पर इंसिडेंस हाई रहा हो और फिर बाद में कम हुआ है? क्योंकि ये सब अफ्रीकन जो अफ्रीका के देश हैं, उनमें भी काफी इसका इंसिडेंस बहुत हाई है। तो जाहिर तौर पे गरीब देशों में जो महिलाएं हैं उन पर ज्यादा देखा जाता है कि ये कैंसर हावी होता है। तो ऐसे में कहीं हमने देखा है कि हाँ, आपने अगर उसे नेशनल एक राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्य करना शुरू किया तो उसका असर दिखे?
ये बात सही है कि ये जो कैंसर है ये आमतौर पे रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है, और नेचुरली जैसा आपने बताया कि रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है स्क्रीनिंग की, और ट्रीटमेंट जो है इसका प्री कैंसरस कंडीशन में नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये सर्वाइकल कैंसर के रूप में सामने आता है। और दुर्भाग्यपूर्ण जब बहुत ही एडवांस स्टेजेस में ये डिजीज होती है तो इसका डायग्नोसिस होता है, जहाँ पे कि पूरी तरह से ठीक करना इसको संभव नहीं होता। ट्रीटमेंट चाहे सर्जरी हो और बाकी ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन थेरेपी भी है और कीमोथेरेपी भी है, ये सारे एक्चुअली इसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। ये मल्टी बाकी सारी जैसे सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी, इन सबको मिला के ट्रीट करना पड़ता है अगर स्टेज एडवांस्ड होती है तो। अर्ली स्टेज में सर्जरी जो है उससे पूरी तरह से कैंसर ठीक हो जाता है। तो ये सारी एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवेलेबिलिटी है वो अगर नहीं होगी, और जो गरीब देश हैं वहाँ पे ये समस्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, और इसी के कारण से महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कैंसर होता है वो एडवांस स्टेज में होता है। जैसा आपने बताया अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और हमारे इस देश में भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये सर्वाइकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जी अर्बन पॉपुलेशन। जी और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रिसोर्सेज की कमी जिसके कारण से, और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि इसमें अवेयरनेस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस की भी बहुत कमी रही है जिसके बिल्कुल। कारण और यही सर्वाइकल। कोशिश है हमारी मैम कि इसकी अवेयरनेस हो सके, इसलिए मैं बहुत कंसाइज तरीके से आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। मैं अलग अलग एज ग्रुप की महिलाओं के बारे में आपसे पूछूंगी, और आप उनके लिए क्या इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए वो मुझे बताइएगा इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और रेगुलर स्क्रीनिंग। क्या क्या करना चाहिए ताकि हर महिला को पता रहे वो जिस भी एज ग्रुप की हो क्या करे। अगर मेरी 10 साल से कम उम्र की बच्ची है, क्या मुझे कुछ करना है? 10 साल से कम उम्र की अगर बच्ची है तो डेफिनेटली 9 इयर्स एक्चुअली जो एज लिमिट है, तो उसके पहले पता होना चाहिए सकते हैं अगर अपनी बच्ची को हम वैक्सीनेट करें तो। पहली जी चीज। दूसरी चीज आई थिंक उसमें भी सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बतानी चाहिए बच्ची को। एंड जी उसी तरह से एक्चुअली अगर पेरेंट्स जो हैं वो सतर्क होंगे, वो उनको जी एजुकेट कर पाएंगे जी एंड अवेयरनेस कि हाँ इस तरह के कैंसर होते हैं, पर अगर छोटा सा एक वैक्सीनेशन हो जाता है तो उससे आगे जाके बच सकते हैं। पर जी इसके साथ साथ में ये भी ज़रूरी है एजुकेट करना विथ इंक्रीजिंग एज, जैसा आपने कहा 10 साल, 11 साल, 12 साल, जैसे जैसे एडोलेसेंस में बच्ची आती है तो जी उस समय उसको एजुकेशन पूरी मिलनी चाहिए, एक अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि हाँ ये कैंसर खाली एचपीवी वैक्सीन को देने से ही एक्चुअली हम इस कैंसर को पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकें, ऐसा नहीं है। कुछ जी परसेंटेज फिर भी होती है एक्चुअली, बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। जैसे बिल्कुल अर्ली में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, जी और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स पार्टनर्स के नहीं होने चाहिए। तो जी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये बताना ज़रूरी है कि सेक्सुअल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जी और बिल्कुल। तो ये एजुकेशन जो आप बता रही हैं ये अपने बच्चे को, जो वो टीन एज में है, तो उसको दी जानी जरूरी है। और खास तौर पर क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव आजकल बच्चे जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि उनको इन्फॉर्मेशन और ओपनली दी जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैम मैं थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा पॉइंटेड वे में पूछूंगी। अगर 15 साल, क्योंकि 14 साल तक का हमने दिया है कि आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो 15 साल से लेकर के अगर 25 साल की उम्र की महिला है या लड़की है, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? 15 साल से 27 साल तक हम वैक्सीन को दे सकते हैं।
और अगर उसमें भी बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी के अगर हम वैक्सीन देते हैं तो इफेक्टिविटी इसकी मैक्सिमम होती है। हम्म, और उसमें एक बात और है कि अदर देन दी सेक्सुअल हेल्थ, एक्चुअली दे शुड अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। और कोई भी अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है अदर देन दी, बाकी सब जैसे क्लेमीडिया इन्फेक्शन है, तो हम्म, वो भी इंक्रीज करता है एक तरह से रिस्क फॉर सर्वाइकल yes, कैंसर। तो ठीक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड गुड सेक्सुअल हेल्थ, आई थिंक दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ में कुछ अगर सपोज HIV है किसी को, तो हम्म, उनको भी पूरी तरह से अपने आप को स्क्रीन करना चाहिए। तो बिल्कुल, तो सेफ सेक्स जरूरी हो जाता है मैम यहाँ पर तो। 25 साल की बात जो आपने कही है, हम्म, अब मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम इस कैंसर को इसकी प्री कैंसरस कंडीशन में पकड़ सकते हैं। और हमारे देश की हर महिला जिसको वैक्सीनेशन नहीं भी मिला हो, वो 25 साल में अगर है तो वो शुरू कर सकती है स्क्रीनिंग टेस्ट, अपनी स्क्रीनिंग करवाना। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जब उसको किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते, हम्म, तो उसको जाके टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि गायनाकोलॉजिकल हेल्थ की इतनी इम्पोर्टेंस हमारे इस देश में नहीं है। तो हम्म, बहुत ज़रूरी है कि वो महिलाएं आगे आएं, अपना समय समय पे स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं, और इस कैंसर से वो भी बच सकते हैं। और हाँ। खास तौर मैम, पे मैं आपको यहाँ 35 पे साल। इंटरप्ट कर रही हूँ बस थोड़ा सा, कि जब आप कहती हैं स्क्रीनिंग, तो क्या कहे महिला जब डॉक्टर के पास जाए तो क्या कहे कि मुझे स्क्रीनिंग करनी है, क्या मतलब उसकी क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए जिससे, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं हिचकती भी हैं। उसको सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो स्क्रीनिंग करवाना चाहती है या टेस्ट करवाना चाहती है, एक तरह से कि मुझे ये पता करना है कि कहीं पे मुझे सर्वाइकल कैंसर तो शुरुआत में नहीं है, क्योंकि मुझे किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। क्योंकि हम्म, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुरुआत में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, और इंटरकोर्स के बाद में थोड़ी सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। और वो महिलाएं जिनका कि मेनोपॉज शुरू हो गया है, उसके बाद में अगर ये कैंसर होता है तो उससे मेनोपॉज के बाद में भी ब्लीडिंग हो सकती है। पर आवश्यकता इस बात की है कि ध्यान देने की है कि कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। और इवन कई बार बहुत एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जिसको कि महिलाएं इग्नोर कर देती हैं, सोचती हैं कि थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हम्म, तरह के जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में वो जाने और जाके बताएं डॉक्टर को, और उनसे पूछें क्या मुझे सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। तो हम्म, उसके संबंधित उनको जांच डेफिनेटली होगी। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे पेप टेस्ट है, HPV DNA टेस्टिंग है, उससे हम पता कर सकते हैं कि प्री कैंसरस कंडीशन भी है कि नहीं है। और अगर बिल्कुल। ये सिम्टम्स हैं तो हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है। उसके लिए एक बायोप्सी की आवश्यकता पड़ सकती है। जी, चलिए मैम, आपने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आखिर में मैं ये कहूंगी कि जो महिलाएं खास तौर पे, क्योंकि आपने कहा मेनोपॉजल हैं, जो 50 के पार जा रही हैं, क्या क्योंकि अब उनके लिए वैक्सीनेशन इज नॉट एन ऑप्शन, तो उनके लिए प्रिवेंशन के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? मेरी एडवाइस यही होगी कि सबसे पहले उनको अपना हेल्थ जो है वो अच्छा रखना है। न्यूट्रिशन शुड बी गुड, they should be physically active, and naturally they should go for their own screening test to understand कि हाँ, हमें कल को कोई सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। तो रेगुलर पेप टेस्ट करवाएं, रेगुलर HPV DNA टेस्टिंग करवाएं, समय समय पर अपनी जांच करवाएं, ताकि इस कैंसर को होने से पहले ही वो पकड़ सकते हैं, और उसका इलाज हो जाता है तो वो कैंसर से बच सकती हैं। तो और इन क्या केस कैंसर मैम, शुरुआत में होता है तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, उसका पूरी तरह से सफल ट्रीटमेंट है। क्या हर महिला जिसको एचपीवी का संक्रमण हो चुका है, क्या उसको कैंसर होगा, या उसका, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको एचपीवी का संक्रमण है तो आपको कभी कैंसर ना भी हो? बिल्कुल, ये HPV का संक्रमण होने का मतलब नहीं है कि कैंसर होगा, सर्वाइकल कैंसर होगा। ये है परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन, यानी HPV इन्फेक्शन यंग एज में आते हैं,
बट 1 साल या 2 साल में ये पूरी तरह से अपने आप चले जाते हैं, यानी अपने आप भी ये ख़त्म हो सकता है, डिपेंड करता है इम्यूनिटी पर। जी, इसीलिए अगर पर्सिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन है, तो इन महिलाओं को हमें हाई रिस्क ग्रुप में रखना पड़ता है और रेगुलर इनका टेस्ट करके देखना पड़ता है, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट करके देखना पड़ता है कि ये कल को किसी प्री कैंसरस कंडीशन में तो नहीं है, ताकि अगर प्री कैंसरस कंडीशन में है, तो इनका ट्रीटमेंट करा जाना चाहिए। दूसरी, जी, हमें कैंसर की डायग्नोसिस भी एक्चुअली अगर एचपीवी पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन है, तो उसमें एक शंका होती है और प्रॉपर डायग्नोसिस उसमें ज़रूरी होता है। तो आवश्यकता ठीक। है समय-समय पर जाँच करवाने की बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स। बिल्कुल। शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की महिलाएँ अब सर्वाइकल कैंसर को लेकर सजग होंगी, अपनी सेहत को लेकर सजग होंगी, क्योंकि अगर वो सेहतमंद रहती हैं, तो ही परिवार सेहतमंद रह पाता है और वो दूसरों का ख्याल रख पाती हैं। तो अपनी सेहत को दरकिनार ना करें। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मैम।